हमने तो आतंकवाद के जरिए उसे झुकाना था, पीओके लेना था, अखंड भारत बनाना था। ये सब दावे हमारे क्या करेंगे? क्या मुंह लेके जाओगे इस जनता के पास? क्या बोलोगे कि हमने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और खत्म क्यों कर दिया? तुमने क्या डॉक्यूमेंट ले लिया पाकिस्तान से या मार्को रूबियो से या ट्रम्प से? क्या राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी दो मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो, अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। सारे के सारे पायलट, एक तो पायलट उनके हाथ लगता अगर हमारा प्लेन उनके एरिया में जाके गिरता तो। अब जब हमारे एरिया में अगर गिरे हैं, मान लीजिए हम प्रिज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एयरबॉर्न हुए हमारे प्लेन्स वैसे गिरे तुरंत। पर जो ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को 2 घंटे में फतह कर सकते हैं, वो अपने अपनी माओ को और अपने अपने लोगों को क्या जवाब देते घूमेंगे? वो सारी ये मॉरली कितना डाउन होने वाला है। यानी रशिया का लिखता है, चीन का लिखता है, वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, क्या लिखता है कि भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को फोन किया। हम अपने देश की सूचनाएं रोक सकते हैं, दूसरे देश की इंटरनेशनल मीडिया की सूचनाएं नहीं रोक सकते। हमने पाकिस्तान के रिटेलिएट का इंतजार क्यों किया? और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर दिया तो यानी कि फिर हम जो है इस खेल को बराबर करने पे क्यों लग गए? इसका यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है। ये अगले 8 से 10 दिनों में वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। या S-400 को कुछ हो गया था। सवाल ये उठता है कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, सिस्टम हैक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को हैक किया, बहुत कुछ वो दावा कर रहे हैं जो सामने कल आएगा, हाथ छुपाया जा सकता है। फिर वो लिखता है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को फोन किया। तुम्हारी ये हार है प्योरली, और ये आप कहने में क्या दिक्कत है? क्योंकि टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपा है, उसमें जो कहा है कि जो जेट-NC और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। किस तरह की गवर्नमेंट है? क्या जस्टिस दिया उन 26 लोगों को? पाकिस्तान उसने हमारा S-400 हमारे 4 बेस को तबाह करने की बात की, वो बात उसने हमारे दिल्ली पे ड्रोन फहराने का दावा किया, गुजरात में ड्रोन 3 घंटे घुमाने का दावा किया। पार्टी ने अपने S-400 को लेकर क्या लिखा है जानते हो? अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या लिख रहे हैं हमारे पायलटों के बारे में, हमारी इन सब बातों में? ये कल सामने लोगों के आएगी, फिर क्या जवाब दोगे इस देश की जनता को? पाकिस्तान के हाथों राफेल जेट गिराए जाने के बाद पूरे भारत में एक बार फिर राफेल डील को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान की शानदार जीत के चर्चे आम होते जा रहे हैं, और गैर जानिबदार जब भारतीय मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत का काफ़ी नुकसान किया और राफेल तैयारे गिरे हैं। इसके अलावा जो मगरबी मीडिया है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस जंग में शानदार कामयाबी हासिल की। मज़ीद दोस्तों गैर जानिबदार भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या कुछ कह रहा है, आइए हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बल्कि घंटे के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब आप पूरी बात सुनिए कि हुआ क्या है। हुआ बड़ी सीधी सी बात यह है कि जब दूसरे देश, हम अपने देश की सूचनाएं रोक सकते हैं, दूसरे देश की इंटरनेशनल मीडिया की सूचनाएं नहीं रोक सकते। सवाल बड़ा सीधा सा था जो मैंने पहले उठाया कि अगर हमने ये युद्ध शुरू इसलिए किया था कि हमें आतंकवाद को खत्म करना था और बिना आतंकवाद पर के बारे में कुछ लिखवाए पाकिस्तान से, हम इसे सीज फायर को डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, जब हमने एक बार कर दिया था, अगर यही करना था तो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर हम इसको खत्म कर सकते थे। हमने पाकिस्तान के रिटेलिएट का इंतजार क्यों किया? और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर दिया तो यानी कि फिर हम जो है इस खेल को बराबर करने पे क्यों लग गए? तो कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पर, भारतीय उन लोगों पर जो ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को 2 घंटे में फतह कर सकते हैं, वो अपने अपनी माओ को और अपने अपने लोगों को क्या जवाब देते घूमेंगे? वो सारी ये मॉरली कितना डाउन होने वाला है। आप सिर्फ जो है लश्कर नोएडा कुछ भी कहता रहे, अगले 8 से 10 दिनों में वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। मगर एक बात है, अगर सिरसा तक आपके जो है फट्टे 1 पहुंचा है तो फिर क्या वो आपके बॉर्डर पे लगा हुआ S-400 ब्रीच करके पहुंचा है या S-400 को कुछ हो गया था? सवाल ये उठता है कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, सिस्टम हैक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को हैक किया, बहुत कुछ वो दावा कर रहे हैं जो सामने कल आएगा, हाथ छुपाया जा सकता है। अगर इतनी बात, और उसके बाद क्या हुआ? भारत की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ इधर मीटिंग चल रही थी, दोपहर की बात है। उधर जो है मीटिंग चल रही थी शहबाज शरीफ की, उनके राष्ट्रपति की, उनके स्टेट के जो लोग थे, और उनकी तमाम एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था हमें फुल फ्लैश फैसला करना है, और उन्होंने फैसला करके सुनाया कि हम फुल फ्लैश हमला करने जा रहे हैं। हमला किस चीज का था? परमाणु हमला था। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, उधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी। यानी रशिया का लिखता है, चीन का लिखता है, वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, क्या लिखता है कि भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को फोन किया। फिर वो लिखता है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को फोन किया। तुम्हारी ये हार है प्योरली, और ये अब कहने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अब तुम सीज फायर कर चुके हो। सुनिएगा, सिस्टमेटिकली सुनिएगा ना। शंकर ने अमेरिका से फोन पे बात करके कनेक्ट करके इस चीज को यहाँ तक ला करके
सीज वार में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है? ये भी मैं क्या है? ये भी बड़ा सवाल पूरी बात को पूरा ग्रामर समझ लीजिए ना क्या है। अब बात की गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया ऑफिशियली मीटिंग के बाद कि हम फुल फ्लैश वार हमला करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने परमाणु हमले तक के अपने यहाँ फैसले को सुना लिया। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, हमारी तरफ भी। तो अब मिला के जब लगा दुनिया को कि पुराना हमला होने वाला है तो इनको रोक दिया जाए, तो ये आसानी से रुक कैसे गए? अब रुकना, भारत का रुकना ना रुकना, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की बात की, अलग बात है। उसने हमारा एस-400 हमारे 4 बेस को तबाह करने की बात की, वो बात अलग है। उसने हमारे दिल्ली पे ड्रोन फहराने का दावा किया, गुजरात में ड्रोन 3 घंटे घुमाने का दावा किया, अलग बात है। हमारे सिस्टम को हैक करने का दावा किया, वो अलग बात है। हमने तो आतंकवाद के जरिए उसे झुकाना था, पीओके लेना था, अखंड भारत बनाना था। ये सब दावे हमारे क्या करेंगे? क्या मुंह लेके जाओगे इस जनता के पास? क्या बोलोगे कि हमने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और खत्म क्यों कर दिया? तुमने क्या डॉक्यूमेंट ले लिया पाकिस्तान से या मार्को रूबियो से या ट्रंप से? क्या सब साफ है कि तुम्हारे पास तो आतंकवाद के खिलाफ कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे तो कोई बात ही नहीं हुई है। देखिए, इसका मतलब ये फ्लॉप है, और ये बेसिकली अगर इसको किस तरह से कल प्रेजेंट किया जाएगा आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि चाइनीज ने अपने हथियारों को लेकर अपने ग्लोबल टाइम में क्या लिखा है, ये कल लोगों के सामने आएगा, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। आरटी ने अपने एस-400 को लेकर क्या लिखा है ये जानते हो? अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या लिख रहे हैं हमारे पायलटों के बारे में, हमारे इन सब बातों में, ये कल सामने लोगों के आएगी। फिर क्या जवाब दोगे इस देश की जनता को? सवाल, इतनी एमेच्योरिटी के साथ तुम डील क्यों कर रहे हो? हमने तो ये कहा था कि हमें पीओके भी चाहिए और हमें पाकिस्तान की उस स्थिति में लाके खड़ा कर देना चाहिए जहां भारत में कभी वो आतंकवादी घुसाने की या आतंकवाद करने की हिम्मत ना जुटा सके। यहाँ तो अगर बराबरी पे आप छूट गए तो आप तो बहुत बड़ा देश है ना, आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा देश के सामने। भारत का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करना था ट्रंप को, अब वो चाइना के साथ डील करने जा रहा, ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ डील करने जा रहा, फलस्तीन को अलग देश का स्टेटस देने जा रहा। अब भारत पाकिस्तान की रणनीति, कूटनीति, हथियार सब अनरिलेवेंट हो चुके हैं, इसलिए ये युद्ध बंद हुआ। ये है कड़वी सच्चाई। अगर इसे कोई काटना चाहता है तो आए, बैठे कर। लश्कर नोएडा के साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, इनकी औकात ही नहीं होती इतनी कि इनके साथ बैठकर बात की जाए। मगर ये जरूर है कि कोई और चाहे तो आइए, एविडेंस के साथ बात करूंगा। इसलिए हुक्म आया और इन्होंने चुपचाप हुक्म मान लिया, ना उधर का कुछ फैसला हुआ ना इधर का कोई फैसला हुआ। आकाओं का हुक्म आया और मान लिया और अपने आप को विश्व गुरु कहते हो। ना डिप्लोमेसी है, ना कूटनीति है, ना पावर है, ना ताकत है। क्या बातें करते हो आप लोग? 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से, कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका। बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं। भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर भटिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर, पंपोर में स्कूल की छत पर गिरा लोहे का ढांचा, धमाके। मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि भैया वो विमान का अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है, ये दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? यह दशा है, जिस मीडिया की यह दशा हो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो। अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। सारे के सारे पायलट, एक तो पायलट उनके हाथ लगता अगर हमारा प्लेन उनके एरिया में जाके गिरता तो। अब जब हमारे एरिया में अगर गिरे हैं, मान लीजिए हम प्रिज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एयरबॉर्न हुए हमारे प्लेन्स वैसे गिरे तुरंत,
क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा? जहां से एयर बेसिस है वहां से क्या मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट जिस स्पीड से वो जाते हैं उसके अंदर ही। तो जो टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपा है उसमें जो कहा है कि जो जेट-एनसी और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि वो इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की खबर वहां पड़ी। तो क्या ये सारी जो बातें हैं, जो सारे तथ्य इनकी बातों से सामने आए हैं, वो तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट को सही साबित कर रहे हैं और जीत रहे थे। अगर आपकी जीत हो रही थी, आप डोमिनेट कर रहे थे और पाकिस्तान बैक फुट पर था, तो आप तो सीज फायर तभी करना चाहिए था आपने जब वो आपकी कम से कम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि जिन लोगों ने पहलगाम में ये हमला किया वो आपके हवाले करता या फिर उनका अता पता बताता। ये तो आपने उनसे इन बार्गेन कुछ भी नहीं लिया। किस तरह के लोग हैं आप? किस तरह की गवर्नमेंट है? क्या जस्टिस दिया उन 26 लोगों को? पाकिस्तान ने तो उनको मारा, लेकिन उनके मारने वालों को अपने पाकिस्तान से मांग लिया होता तो आप शायद उसका बदला पूरा हो जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सीज फायर उनको जितना चाहिए था शायद में भी उससे ज्यादा हमको चाहिए था, और हम तुरंत उसको मान्यता हमने दे दी कि चलो ठीक है सीज फायर तो सीज फायर। इस तरह का अगर कोई उसका अर्थ निकाले तो आप उसको देशद्रोही कहेंगे। पाकिस्तान के हाथों राफेल जेट गिराए जाने के बाद पूरे भारत में एक बार फिर राफेल डील को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस विवादास्पद सौदे के पीछे छिपे असली चेहरों को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती और उनके आधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखकर खतरा महसूस होता रहा है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए पहले कांग्रेस सरकार ने फ्रांस के साथ एक डील तय की थी, लेकिन सब कुछ बदल गया 2014 में जब देश में बीजेपी की सरकार आई। नई सरकार के आते ही राफेल डील की शर्तें भी पूरी तरह से बदल दी गईं। यहाँ समझना जरूरी है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे शुरू से ही आरएसएस संचालित करता आ रहा है। यही वह डील थी जिसे राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से उठाया और जहां से चौकीदार चोर है जैसे नारे मशहूर हुए। सरकार ने इस राफेल डील के जरिए न सिर्फ रूस और अमेरिका जैसे देशों के फाइटर जेट्स को नजरअंदाज किया, बल्कि फ्रांस से डील की, जहां से आरएसएस और अनिल अंबानी को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हुई। रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि इजराइल जैसे घनिष्ठ मित्र भी भारत के साथ खुलकर नहीं आए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे दोस्तों से खुली मदद मिली। चीन ने पाकिस्तान को अपने बनाए हुए PL-15 मिसाइल दिए और तुर्की ने ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त दे दिए, जिन्हें हमने दिल्ली और गुजरात जैसे शहरों में एक्शन के दौरान देखा। तो सवाल उठता है, क्या मोदी ने आरएसएस, अंबानी और पावर पॉलिटिक्स के लिए देश के सामरिक हितों की बलि दे दी? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत भारत को कितनी चुकानी पड़ेगी? जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।